गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम सीआरपीसी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ अपील्स। अगर हम पूरे के पूरे अपील के चैप्टर को एनालाइज करें ठीक तरह से, तो पूरे के पूरे अपील के चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ अपील विच मे बी फाइल्ड बाय द एक्यूज्ड, अपील विच मे बी फाइल्ड बाय द स्टेट और अपील विच मे बी फाइल्ड बाय द विक्टिम। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ द विक्टिम टू फाइल एन अपील। इट इज अ न्यू इंक्लूजन बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट ऑफ 2009, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की कुछ अभी पिछले दिनों से एक जजमेंट भी आई है, और वो जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द राइट ऑफ द विक्टिम टू फाइल एन अपील। वो पूरी की पूरी जजमेंट भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम अपील के पूरे चैप्टर को देख रहे हैं तो एक क्या कर रहा है, एक्यूज्ड फाइल कर सकते हैं अपील। ऑब्वियसली अगर एक्यूज्ड फाइल कर रहा है अपील, दैट मीन्स ही इज नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। when the accused will not happy, obviously when the accused has got the conviction from the trial court and he is filing the appeal against the conviction, that means सेक्शन 374 में जब ये कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल कर रहे हैं तो वो क्या मांग रहे हैं? एक्विटल। और याद रख लें, जब हम एक्विटल की बात करें, दैट मीन्स कंप्लीटली रिलीज्ड, ही इज नॉट कन्विक्टेड, ही इज नॉट द एक्यूज्ड। क्या इसी एक्विटल में वो क्या लेसर सेंटेंस भी मांग सकता है? आंसर इज यस। जब वो कंप्लीट रिलीज मांग सकता है तो ऑब्वियसली इसी कंप्लीट एक्विटल में लेसर सेंटेंस की भी, लेट्स सपोज करो उसने अपील फाइल करी, उसको लग रहा है कि ही विल नॉट विन द अपील, कहीं ना कहीं अपील उसकी डिसमिस होने वाली है, या फिर अपील में जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है वो अपहोल्ड होने वाली है। तो इंस्टेड ऑफ एक्विटल इन द एंड, कैन ही डिमांड लेसर सेंटेंस? आंसर इज यस। सो जो अपील का राइट है एक्यूज का 374 में, कहीं ना कहीं उसमें वो क्या मांग सकता है? अगेंस्ट कन्विक्शन एक्विटल भी मांग सकते हैं, और लेसर सेंटेंस भी इसी अपील में इंक्लूडेड है। अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट कब अपील फाइल कर सकती है? जब स्टेट कहीं ना कहीं जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है, द स्टेट इज नॉट हैप्पी व्हेन, जब ट्रायल कोर्ट ने जो सेंटेंस है वो मैक्सिमम नहीं दी। अब स्टेट ने मैक्सिमम सेंटेंस दिलानी है तो ऑब्वियसली स्टेट क्या करेगी? अब एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस की अपील फाइल करेगी कि नहीं करेगी? आंसर इज यस। इसी तरह से जब मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, कब हैप्पी नहीं है? व्हेन स्टेट इज नॉट, कह सकता हूँ कि जब एक्यूज को हमने क्या कर दिया, ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल दे दिया। जब ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल दे दिया तो अगेंस्ट दैट एक्विटल, दैट मींस स्टेट इज डिमांडिंग व्हाट? द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड। जो स्टेट की राइट्स हैं ऑब्वियसली वो दो ही ग्राउंड्स पे हैं, दैट इज इन द सेक्शन 377 और 378 अगेंस्ट द लेसर सेंटेंस, दैट मींस स्टेट इज गोइंग फॉर द अपील फॉर द एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस, and when the trial court has given the acquittal and state is going against that acquittal and state is demanding the conviction of the accused, that is in the section 378. ध्यान दीजिएगा प्लीज। now this is a new inclusion, और कहीं ना कहीं हमने इस पे ही फोकस करना है because it is very very important। ध्यान देना, that means अगर मैं बिफोर 2009 की बात करता हूँ तो बिफोर 2009 विक्टिम के पास कोई भी अपील का राइट नहीं था। जो ये विक्टिम के पास अपील का राइट आया है वो कहाँ पे आया? सेक्शन 372 प्रोवाइजो में इसको ऐड किया गया है। कौन से सन में आया है? दैट इज इन द ईयर ऑफ 2009। और विक्टिम के पास किस किस के अगेंस्ट अपील में जाने का राइट है? अगर एक्विटल आ गया, ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल दिया, लेसर ऑफेंस के लिए अगर पनिशमेंट आई है, लेसर सेंटेंस नहीं ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ, अगर जो कोर्ट है उन्होंने कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट दे दी, पर जो विक्टिम है वो कहता है कि नहीं जी ये तो मर्डर है, दैट मीन्स विक्टिम इज डिमांडिंग द पनिशमेंट फॉर द एक्यूज फॉर द मोर ग्रेव ऑफेंस। और कहीं ना कहीं अगर ट्रायल कोर्ट ने विक्टिम को कंपनसेशन दिया है तो वो इनएडिक्वेट है, उसको एनहांस करने के लिए जो विक्टिम है वो अपील फाइल कर सकता है। एक चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी, ये जो विक्टिम के राइट हैं ये 3 ग्राउंड्स पे हैं। एक्विटल के ग्राउंड के अगेंस्ट जा सकता है, वो लेसर ऑफेंस के अगेंस्ट जा सकता है, और इनएडिक्वेट कंपनसेशन के अगेंस्ट जा सकता है। क्या इसके अलावा किसी और के अगेंस्ट वो अपील फाइल कर सकता है? आंसर इज नो।
ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर हम जनरली एक ऑफेंस की बात करें, अगर हम एक ऑफेंस की बात करते हैं, इसमें दो ही पार्टीज मेन इंक्लूड है, दैट इज स्टेट एंड द एक्यूज्ड। कहीं ना कहीं जो स्टेट है वो पूरी की पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों पूरी पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है? बिकॉज जो एक्यूज ने ऑफेंस किया है दैट इज ऑफेंस अगेंस्ट द होल सोसाइटी। If I'm talking about offense against the whole society, because why we are talking about offense against the whole society? Because the act of the accused, let's suppose करो murder, that is not against the victim only, rather it is against the whole society because it disturbs the society as such. It disturbs the peace of the society as such. Everyone now is living with the fear. That is why it is important to convict the accused, and that is why हम ये बोल रहे हैं जो स्टेट है, state is representing against the society because his act is not towards the victim only, his act is towards the whole society, disturbs the peace of the society. क्लियर है? अब कहीं ना कहीं हम स्टेट और एक्यूज की बात कर रहे हैं, तो जब भी क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की हम बात करें, इस क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में हमने दो ही पार्टीज को इंक्लूड करा। अगर ट्रायल में बात कर रहा हूँ तो ट्रायल में भी, अगर मैं अपील की बात कर रहा हूँ तो अपील में भी। हमने 2009 से पहले विक्टिम के राइट को कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन नहीं दी थी। दैट मीन्स आफ्टर 2009 जब हमने विक्टिम को अपील का राइट दिया, तो वी हैव रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ we have recognized the importance of participation of the victim in the criminal justice delivery system. So that means in order to understand the nature of the right of the victim to file an appeal, you have to understand the importance of the participation of the victim in the criminal justice delivery system, because as such earlier we have not recognized the importance of the participation of the victim. There were only two parties, that is the state and the accused. Victim is nowhere involved. अगर victim alive है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो witness बन के आ सकता है। So victim is present in the court as a witness if the victim is alive. Otherwise victim का कोई भी रोल नहीं है। क्या victim अपना लॉयर भी लेके आ सकता है? आंसर इज नो। अगर क्रिमिनल केसेस की बात कर रहे हैं तो स्टेट की तरफ से कौन आता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी। अगर विक्टिम चाहे क्या अपना प्रोसिक्यूटर लेके आ सकता है? आंसर इज नो। विक्टिम कैन नॉट ब्रिंग हिज ओन लॉयर इनटू द कोर्ट। अगर उन्होंने विक्टिम ने लॉयर भी लेके आना है तो 301 सेक्शन क्लॉज 2 उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर प्राइवेट पर्सन अपना कोई भी लॉयर लेके आता है तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करेगा। दैट मीन्स दैट लॉयर ऑफ द विक्टिम विल हेल्प द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एज सच क्या वो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सकता है? आंसर इज नो। वो विक्टिम को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में? आंसर इज नो। सो दैट इज वाई मोर और लेस द होल केस इज रिवॉल्विंग अराउंड द स्टेट एंड द एक्यूज्ड। द स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग द होल सोसाइटी एंड ऑब्वियसली अगर मैं सोसाइटी की बात करूं, विक्टिम इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, द स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग द सोसाइटी एज वेल एज द विक्टिम। पर विक्टिम खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। विक्टिम खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझना, बिकॉज हम कहीं ना कहीं विक्टिम के राइट की बात कर रहे हैं और विक्टिम के राइट का जो बेसिक लॉजिक है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट इज दिस, द इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन। ध्यान दीजिएगा प्लीज। सबसे बड़ी बात, अगर हमने विक्टिम की
पार्टिसिपेशन की इंपॉर्टेंस समझनी है तो हमने सबसे पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट आर द डिफिकल्टीज विच द विक्टिम मे फेस इन दिस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। अगर हम विक्टिम की डिफिकल्टीज के बारे में बात करते हैं, व्हाट द विक्टिम इज फेसिंग, दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट इज फाइलिंग ऑफ एन FIR। We are talking about what? Difficulties which is faced by the victim. That begins from the very first stage, that is what? The filing of the FIR. Victim police officer के पास तो क्या है, जो उसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है उसकी रिपोर्ट करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पुलिस ऑफिसर विल नॉट लॉज एन FIR। और इसी के कारण कहीं ना कहीं ललिता कुमारी वाली जजमेंट आई है और उसमें अब ये बोल दिया गया है ठीक है फाइलिंग ऑफ द FIR इज कंपल्सरी। उसके बाद चलो FIR तो फाइल हो गई, देयर इज नो श्योरिटी ऑफ व्हाट? अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन। पहले तो FIR कराने में मुश्किल, उसके बाद अगर FIR हो गई है तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या बायस्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा कि अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा। दैट मीन्स विल द पुलिस ऑफिसर फाइंड आउट द ट्रू फैक्ट्स और नॉट। तीसरी बात, लीगल एड एंड एडवाइस। इफ द विक्टिम इज नॉट स्ट्रॉन्ग टू मच दैट उसके पास कोई लीगल एड और एडवाइस नहीं है, दैट मीन्स ही कैन नॉट कंसल्ट टू अ लॉयर, ही डज नॉट हैव द रिसोर्सेस, देन ये भी प्रॉब्लम आ गई, उसको पता ही नहीं अब करना क्या है। अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं तो विक्टिम जिसके साथ गलत हुआ है वो तो थाने में जाने में भी डरता है। जो पुलिस ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द विक्टिम, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पब्लिक, अगर उसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, विक्टिम के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन में जाने से भी डरता है। दिस इज द रियलिटी। क्लियर है? अब उसके टाइम पर जब उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको एक सलाह देने वाला अच्छा कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, एक लॉयर चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके पास क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं है, वो किसी अच्छे लॉयर के पास जाएगा तो उसको फीस देनी पड़ेगी। अगर मैं वो फीस की बात कर रहा हूँ, मे नॉट बी दैट फीस और दैट एक्सपेंसेस मे नॉट बी बियर बाय द विक्टिम। उसके बाद सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं। सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन मीन्स चलो FIR हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई, अब ट्रायल चल रहा है। अगेन एंड अगेन विक्टिम हैज टू गो टू द कोर्ट। अगर मैं विक्टिम की बात करूं फिर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा अगेन एंड अगेन। विक्टिम हैज टू गो टू दैट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। एंड स्पेशली दिस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट व्हाट, जो विक्टिम है कहीं ना कहीं बोलता है कि मेरे को केस ही नहीं करना है, मेरे को FIR ही नहीं करानी है। दिस इंक्लूड्स what? Appearance of the victim again and again, cross examination of the victim, that may be in the case, maybe in the nature of intimidate, that may be in the nature of intimidating cross examination or aggressive cross examination. Victim is not ready to go into the court. Victim is not ready to file an FIR. Why? Because of the hostile environment of the police station, because of the hostile environment of the courtrooms. Especially अगर हम बात करते हैं, let's suppose if I am talking about a victim is a female and we are talking about some sexual offense
has been committed against the victim. Then the type of questions may be asked in front of everyone, and again they are asking the same question. It is so difficult for the victim to explain that very offense, which is very degrading for the dignity of the victim. So कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब तक ये ट्रायल खत्म नहीं हो रहा, विक्टिम इज फेसिंग सो मेनी थिंग्स, प्लस सोसाइटल प्रेशर, है कि नहीं है? एंड ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली the sexual offenses. I am talking about not only the females only who are the victims. We are talking about here the general case of a victim, any kind of offense. The victim may be male or female, any kind of person. Everyone is going through this process or not? Answer is yes. Victim is facing these difficulties into the court. When the victim is facing these type of difficulties into the court, when the victim is facing these difficulties, it is important to provide a forum to the victim so that the victim can represent itself. वो बता सके कि उसको क्या डिफिकल्टी और वो कहाँ से सेटिस्फाई नहीं है विद द प्रोसीडिंग्स, तभी तो हम कहेंगे इट इज अ कंप्लीट जस्टिस, है कि नहीं है? इनिशियली क्या लेजिस्लेचर के माइंड में था कि हमने स्टेट और कहीं ना कहीं एक्यूज को ही पार्टी बनाया है क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, एंड विक्टिम इज नॉट पार्टिसिपेटिंग. व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं स्टेट का मानना ये है कि जो विक्टिम है, विक्टिम के साथ क्योंकि एक्यूज ने कुछ गलत करा है, तो विक्टिम की हमेशा से ये इच्छा रहेगी, विश रहेगी दैट ही विल टेक अ रिवेंज फ्रॉम द एक्यूज्ड. When the victim is tending to take the revenge from the accused, obviously victim mind is what? Biased. शायद वो कोर्ट को ट्रू फैक्ट्स रिप्रेजेंट न करे. दैट इज वाई हमने बोल दिया कि अगर विक्टिम ने कोई लॉयर भी करा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीपी को क्या करेगा? असिस्ट ही करेगा. जो एक्चुअली में प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करनी है वो पीपी के थ्रू ही होंगी, बिकॉज पीपी हमारे लिए क्या है? एक न्यूट्रल पर्सन है, एंड ही विल प्रेजेंट द ट्रू फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट. दैट इज व्हाई वी आर अलाउइंग ओनली द पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट. The lawyer of the victim is not allowed to take out the proceedings. That is because of the chances of biasness of the कह सकता हूँ chances of the biasness from the side of the victim. Obviously he will definitely want to take the revenge from the accused. So that means when we are not allowing the victim to do any kind of participation in the criminal proceedings, we are thinking about the right of the accused. भाई ये तो रिवेंज लेंगे एक्यूज से, ये कहीं ना कहीं इनका जो माइंड है वो बायस्ड है, इसलिए कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स आएंगे वो ट्रू फैक्ट्स नहीं होंगे, इसलिए जो वो ट्रायल चलेगा कहीं ना कहीं ठीक नहीं चलेगा, और इससे किसको नुकसान होने वाला है? एक्यूज को नुकसान होने वाला है. बट मुझे बताइए, should we talk about or should we think about the right of the accused only? What about the rights of the victim? क्या एक्यूज्ड और विक्टिम के राइट कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं होने चाहिए? अगर एक्यूज्ड के पास आर्टिकल 21 है तो सेम राइट, सेम फंडामेंटल राइट हैज बीन प्रोवाइडेड टू द विक्टिम आल्सो. दैट इज वाई हमें सोचा कि ठीक है, विक्टिम की ये डिफिकल्टीज आ रही हैं, इसलिए विक्टिम को कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन का राइट देना चाहिए. And appeal is one of the provisions where we have recognized the right of participation of the victim, especially when the victim is not satisfied with the judgment of the trial court. Earlier, only two persons can file an appeal against the judgment of the trial court, that is the accused and the state, on these grounds. But now in 2009, we have provided certain grounds to the victim, and he can go to the appellate court to file an appeal when he is not satisfied with the judgment of the trial court. So अगर आपने विक्टिम के राइट, जो अपील का राइट है विक्टिम के पास, अगर उसको समझना है तो आपको ये समझना जरूरी है भाई उसकी पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है. और पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है ये आपको तभी पता चलेगा विक्टिम क्या फेस कर रहा है कोर्ट शुरू से लेकर आखिरी तक, पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में. अगर आपको वो चीज़ पता होगी तो
उसको एक फॉरम देने की बात तो ज़रूर माइंड में आएगी, भाई उसके पास एक रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए. We cannot talk about the right of the accused only. We have to talk about the right of the victim also. And there should be a proper balance. We cannot be biased. Clear है? ध्यान दीजिएगा प्लीज. अगर हम विक्टिम की पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ बाय द वे ऑफ अपील ही वो पार्टिसिपेट करता है, कि और भी बहुत सारे सेक्शंस और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है विक्टिम के पास टू पार्टिसिपेट. इट इज नॉट ओनली द अपील वेयर द विक्टिम इज पार्टिसिपेटिंग. देयर आर वेरियस रीजंस of victims participation and also there are various provisions of victim participation. अगर मैं victim की participation की बात कर रहा हूँ, that is section 320 CRPC. अगर हम section 320 CRPC की बात करते हैं तो हम किसकी बात करें? compounding of offenses. When we are talking about compounding of offences, obviously जो compounding हो रही है वो किसके consent के साथ हो रही है? Victim के consent के साथ हो रही है कि नहीं हो रही? Obviously. So this is again another provision where the victim is participating in the criminal justice delivery system. Yes. अगर हम plea bargaining की बात करें, which is given under chapter 21A, which is given under chapter 21A and it is added in the year of 2006. प्ली बार्गेनिंग में विक्टिम क्या कर रहा है? बार्गेन कर रहा है एक्यूज के साथ, बट ये ऑफेंसेस कौन से हैं? नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. अगर हम ये दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस और प्ली बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम. और विक्टिम को कितना कंपनसेशन चाहिए और क्या चीज़ चाहिए ये विक्टिम से अच्छा कोई बता सकता है? आंसर इज नो. दैट इज वाई हमने बोला कि भाई अगर एक्यूज की बात करें, एक्यूज को पनिशमेंट देना जरूरी है, but सिर्फ और सिर्फ sending the accused into the imprisonment, into the jail, that does not solve the purpose. That is half justice which is given to the victim. Because अगर victim के साथ कोई offense हुआ है तो उसके बाद उसकी rehabilitation भी is a part of a justice delivery system. और उसी rehabilitation के लिए हमने बोल दिया कि victim को participate करने दो, और victim दो तरीके से participate कर रहा है. एक section 320 में कर रहा है और एक plea bargaining के provisions में कर रहा है. और इन दोनों से ही क्या होने वाला, उसको रिहैबिलिटेशन होने वाली है. अगर उसको कंपनसेशन चाहिए तो कंपनसेशन मिलेगा एक्यूज से, अगर कुछ और चीज़ चाहिए तो और कुछ मिलेगा. ये कौन बताएगा? ऑब्वियसली विक्टिम विल टेल बेटर. ही इज इन अ बेटर पोजीशन. इसके बाद अगर विक्टिम की पार्टिसिपेशन की बात करें, हम बोल सकते हैं 156 क्लॉज 3. अगर हम 156 क्लॉज 3 की बात करते हैं तो क्या है? लेट सपोज कर लो अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर नहीं करता तो आप क्या कर सकते हो? आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जा सकते हो और एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो ये कहने के लिए कि पुलिस ऑफिसर एफआईआर फाइल नहीं कर रहा. प्लीज़ ऑर्डर कीजिए और पुलिस ऑफिसर को बोलिए कि एफआईआर फाइल कीजिए. सो वो जो प्रॉब्लम थी द विक्टिम वॉज फेसिंग एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एफआईआर, व्हेन द पुलिस ऑफिसर हैज़ रिफ्यूज टू लॉज एन एफआईआर, देन विक्टिम हैज़ एन अपॉर्चुनिटी of representing himself in case of refusal of lodging FIR. क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें, लेट सपोज अगर पुलिस ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी है after completing the investigation under section 173 of CRPC.
और जो विक्टिम है इस इन्वेस्टिगेशन से खुश नहीं है। विक्टिम के अकॉर्डिंगली क्लोजर रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। क्लोजर रिपोर्ट मीन्स जब पुलिस ऑफिसर के अकॉर्डिंगली आफ्टर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू माई व्यू, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, द एक्यूज्ड हैज डन नथिंग, he is not the accused, he is not involved in the offense, he has done nothing wrong. अब इस इन्वेस्टिगेशन से, इस कंक्लूजन से जो विक्टिम है वो खुश नहीं है। वो कहता है नहीं जी, एक्यूज ने तो मेरे अगेंस्ट ऑफेंस करा, पुलिस ऑफिसर कह रहे नहीं करा। इस केस में भी अगर हम विक्टिम की बात करें, क्या विक्टिम पार्टिसिपेट कर सकता है? आंसर इज यस। विक्टिम कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? विक्टिम कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। आंसर इज यस। सो दिस इज अनदर कह सकता हूँ सिचुएशन वेयर द विक्टिम कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स। ऑब्वियसली अगर मैं ट्रायल की बात करूँ तो ट्रायल में भी कर सकता है, दैट इज अंडर सेक्शन 301 क्लॉज 2। अपना वो एक प्राइवेट लॉयर भी कर सकता है एंगेज। आंसर इज यस, बट वो प्राइवेट लॉयर सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? कहीं ना कहीं असिस्ट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। He will assist the public prosecutor, he cannot conduct the proceeding by itself. So ऐसा नहीं है कि हम विक्टिम के राइट्स के बारे में अगर हम बोलते हैं और विक्टिम्स की डिफिकल्टीज फेस करते हैं तो देयर आर वेरियस प्रोविजंस वेयर वी हैव सीन दैट द लेजिस्लेचर हैज थॉट अबाउट द राइट्स ऑफ द विक्टिम। लेजिस्लेचर ने कहीं ना कहीं विक्टिम के राइट के बारे में सोचा। अगर मैं कंपाउंडिंग और नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस के बारे में बात करूँ, उसके रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करूँ, वी आर थिंकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द विक्टिम। दैट इज वाई देयर आर मेजर चेंजेस। 2006 में हम एक मेजर चेंज लेके आए, हमने प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट इसमें इंक्लूड किया। और प्ली बार्गेनिंग के कंसेप्ट में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के केस में कहीं ना कहीं विक्टिम की कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होती है, विक्टिम की कंसेंट ली जाती है। अगर विक्टिम की कंसेंट इस केस में नहीं होगी तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं हो सकता। हमने ये भी एनालाइज किया कि व्हाइल गोइंग टू द पुलिस स्टेशन एंड फाइलिंग द एफआईआर द विक्टिम इज फेसिंग अ प्रॉब्लम। The police officer might have not lodged the FIR in that case. So what is the remedy for the victim? He can approach to the court where under section 156 clause 3 again we have what giving an opportunity to the victim for representing himself. Then again after the investigation, if the victim is not satisfied with the investigation which is done by the police officer and the police officer is saying that the accused has done nothing wrong, he has not committed any offense, then again we can file the protest petition before the judicial magistrate first class and we can say yes, you should take the cognizance. उसके बाद अगेन अगर हम बात कर रहे हैं ट्रायल की, तो ट्रायल में भी कहीं ना कहीं क्योंकि हमें क्या है, वो बायसनेस का कहीं ना कहीं डाउट है, वो रिवेंज लेने के लिए जो विक्टिम है that may not produce the true facts before the court. That is why in order to reduce this अपॉर्चुनिटी हमने क्या बोल दिया कि आप कर सकते हो अपना प्राइवेट लॉयर, बट वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? असिस्ट। ये जो चेंजेस हैं, ये जो प्रोविजंस हैं, ये क्यों लिखे गए, क्यों बनाए गए? क्यों हमने विक्टिम को पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी दी? क्यों हमने विक्टिम को रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी दी? बिकॉज कहीं ना कहीं विक्टिम डिफिकल्टीज फेस कर रहा था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। जब हमने ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी दी, क्या हमारे पास अपील की अपॉर्चुनिटी थी? इन सारी अपॉर्चुनिटीज के बाद भी लेट्स सपोज कर लो जो विक्टिम है ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। बिफोर 2009 विक्टिम कैन नॉट फाइल एन अपील। अपील का जो उसके पास राइट आया है दैट इज आफ्टर 2009। क्लियर है? समझ आ गया? नाउ हमने अभी तक किया क्या है? अपील का जो विक्टिम का राइट है अभी तक हमने नहीं किया। हमने सिंपल ये देखा कि अपील का जो राइट है विक्टिम का वो 2009 में ऐड हुआ। जब 2009 में अपील का राइट ऐड हुआ दैट मीन्स विक्टिम को अपने अपील फाइल करने का राइट दे दिया। नाउ विक्टिम कैन गो टू द अपीलेट कोर्ट एंड फाइल द अपील। दैट मीन्स विक्टिम इज नाउ पार्टिसिपेटिंग इन द क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। सबसे पहले तो ये देखना है आपने व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स पार्टिसिपेशन।
पार्टिसिपेशन की, रिप्रेजेंटेशन की कब जरूरत पड़ती है? ऑब्वियसली व्हेन समवन नीड्स द रिप्रेजेंटेशन, व्हेन द पर्सन इज एग्रीव्ड, ही इज फेसिंग सम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। उस पर्सन को जो एग्रीव्ड है वो डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, ऑब्वियसली उसको एक अपॉर्चुनिटी दोगे ताकि वो बोल सके, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। वो डिफिकल्टीज के बेसिस पे हमने डिफरेंट प्रोविजंस बनाए जिसमें हमने बोल दिया यस, विक्टिम कैन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, ही कैन इन सर्टेन वे पार्टिसिपेट इन द क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। बट 2009 से पहले हमने पार्टिसिपेशन में क्या नहीं इंक्लूड किया था? अपील का राइट इंक्लूड नहीं करा था। वो पार्टिसिपेशन में अब अपील का राइट इंक्लूड करें, कौन से सन में? 2009 में। ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर ये नोट करना है तो प्लीज फटाफट से कर लीजिए कि अपील से पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो विक्टिम कहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का उसके पास अपॉर्चुनिटी है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा प्लीज। जो विक्टिम के पास अपील का राइट आया, लेट्स सपोज करो वो आया इधर 31 दिसंबर 2009। जब ये कहीं ना कहीं क्या हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था अपील का राइट। बिफोर दिस डेट उसके पास अपील का राइट नहीं था। विक्टिम के पास अपील का राइट नहीं था, नो राइट ऑफ अपील। ध्यान सुनते रहना इस चीज को। अगर एक्विटल आया, विक्टिम तो ऑब्वियसली खुश नहीं होगा इस ट्रायल कोर्ट की जजमेंट से, अपील का राइट था नहीं, तो विक्टिम क्या करता था? रिवीजन फाइल करता था। ऑब्वियसली जिसके पास अपील का राइट नहीं होता वो क्या फाइल कर सकता है? रिवीजन फाइल कर सकता है। सो बिफोर 2009 एक्विटल के अगेंस्ट जो विक्टिम है वो क्या फाइल कर रहा है? रिवीजन फाइल कर रहा है। अब जो रिवीजनल कोर्ट है उसकी जो पावर्स है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। रिवीजनल कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको लगता है कि ये जो एक्विटल है गलत आया है तो क्या कन्विक्शन में कन्वर्ट कर सकता है इस एक्विटल को? आंसर इज नो। दिस एक्विटल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कन्विक्शन। ये कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन 401 क्लॉज 3 उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर हम रिवीजन फाइल कर रहे हैं तो रिवीजनल कोर्ट इस एक्विटल के अगेंस्ट कन्विक्शन नहीं दे सकता, ये उसके पास पावर नहीं है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 401 क्लॉज 3, जहाँ पे रिवीजनल कोर्ट की पावर्स लिखी हुई है। तो करता क्या था रिवीजनल कोर्ट? अब उसको लग रहा है कि भाई एक्विटल तो गलत आया, इसमें क्या आनी चाहिए? कन्विक्शन आनी चाहिए। खुद वो कन्विक्शन दे नहीं सकता। जो रिवीजनल कोर्ट है इस केस को क्या करता था? रिमांड। बैक टू द ट्रायल कोर्ट। अब ट्रायल कोर्ट क्या करेगा? दोबारा से वो ट्रायल करेगा और कहीं ना कहीं शायद क्या आ जाए, अब कन्विक्शन आ जाए। सो दैट मीन्स इट इज अ लेंथी प्रोसेस और नॉट। आंसर इज यस। जो विक्टिम है कहीं ना कहीं उसको डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा? इट इज अ वेस्टेज ऑफ द एक्सपेंसेस, दैट मीन्स मनी। और कहीं ना कहीं उसको डिले भी हो रहा है, टाइम और मनी दोनों की ही क्या है? कहीं ना कहीं वेस्टेज है कि नहीं? आंसर इज यस। और कहीं ना कहीं अगर मैं विक्टिम की बात कर रहा हूँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिले,
जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कहीं ना कहीं जब विक्टिम की बात करें, जब उसको जस्टिस नहीं मिला और कहीं वो पूरा का पूरा क्या कर रहा है, उसको अभी कन्विक्शन तो मिल रही है, जैसा वो चाहता है उसको मिल रही है, बट वो घूम के आ रहा है। दैट इज वाई ये रिकमेंड किया गया भाई जो एक्विटल के केस हैं उसमें अपील का राइट विक्टिम को भी होना चाहिए, बिकॉज जो ये प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं थ्रू द विक्टिम दैट इज वेरी लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव। रिविजनल कोर्ट पे गए, रिविजनल कोर्ट ने देखा कन्विक्शन आनी चाहिए, खुद नहीं दे सकता वो, क्योंकि उसकी पावर में नहीं है, वो रिमांड बैक करेगा, फिर दोबारा ट्रायल होगा, फिर हम कन्विक्शन लेके आएंगे। अगर बाई चांस इसमें कन्विक्शन आ गई तो अब एक्यूज क्या कर सकते हैं, इस कन्विक्शन के अगेंस्ट अगेन अपील फाइल कर सकता है, फिर दोबारा इस जजमेंट के अगेंस्ट अपील हो रही है। नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए हमने क्या बोला है, 31/12/2009 से हमने क्या कर दिया, विक्टिम को ही अपील का राइट दे दिया। अब सीधा आप क्या कर सकते हो, अपीलेट कोर्ट में जा सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो, और अपीलेट कोर्ट कहीं ना कहीं कन्विक्शन स्टेट भी दे सकते हैं इफ द appellate court considers that in this case conviction should be the order of the court, conviction should be given to the accused, answer is yes। अब वो क्या रिमांड बैक हो रहा है, आंसर इज नो। सो पहले जो चीज वो घुमा के होती थी अब वो एक ही बारी में हो रही है कि नहीं हो रही। सो बाय गिविंग द राइट टू द विक्टिम टू फाइल एन अपील वी आर रिड्यूसिंग व्हाट, वी आर रिड्यूसिंग द टाइम, we are reducing the expenses, we are giving the opportunity to the victim that he can go to the court if he is not satisfied with the judgment of the trial court, and that is not only against the acquittal, even for the lesser offense, even for the inadequate compensation। क्लियर, समझ आ गया? पहले क्या था 2009 से और अब क्या है 2009 के बाद। इस चीज को भी नोट कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो हमने करा क्या, हमने जो विक्टिम का जो अपील का राइट है उसका लॉजिक समझा, उसका लॉजिक है क्या, क्यों उसको अपील का राइट होना चाहिए। ये तो टेक्निकल ग्राउंड है ऑब्वियसली, बट अगेन उसकी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, उसको रिप्रेजेंट करने का उसको राइट होना चाहिए। अगर रिप्रेजेंटेशन का राइट देना है, क्या सिर्फ और सिर्फ यही क्लॉज है, यही एक प्रोविजन है अपील का केस में ही वो क्या कर सकता है अपने आप को रिप्रेजेंट, आंसर इज नो, देयर आर वेरियस अदर प्रोविजंस। एंड व्हाई वी हैव गिवन अपॉर्चुनिटी टू द विक्टिम टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, बिकॉज ऑफ सर्टेन डिफिकल्टीज व्हिच ही इज फेसिंग इन द फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड। अब 2009 के बाद हमने इसको एक और अपॉर्चुनिटी दे दी है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन अपील। अब अपील के लिए क्यों हमने रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत समझी, बिकॉज अगेन जो विक्टिम था उसको ये कहीं ना कहीं एक लेंथी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर था रिवीजन का टाइम कंज्यूमिंग था, डिले कॉज करता था, एक्सपेंसिव था। अब हमने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, एंड कहीं ना कहीं ये जो डिफिकल्टीज थी, ये जो कहीं ना कहीं टेक्निकल डिफिकल्टीज विक्टिम फेस कर रहा था, वो अब खत्म होगी कि नहीं होगी? यस। अब देखेंगे ये अपील का राइट जो है ये किस हद तक, अप टू व्हाट एक्सटेंट द विक्टिम कैन यूज। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम अपील का राइट देखते हैं कि अपील के राइट में क्या क्या मिला है उसको। फटाफट से इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा प्लीज। If I'm talking about right to file an appeal, obviously it is a statutory right. Statutory right means अगर किसी लॉ में दिया होगा
तो अपील फाइल कर सकते हो, अगर लॉ में नहीं दिया तो अपील फाइल नहीं कर सकते। और यही कहीं ना कहीं सेक्शन 372 में लिखा हुआ है, दैट अपील कैन बी फाइल्ड ओनली इन दैट केस वेयर द राइट ऑफ अपील इज गिवन। इफ राइट ऑफ अपील इज नॉट गिवन देन यू कैन नॉट फाइल द अपील। So it is based upon the statute, it is based upon the law. If law is given this right to you, then you can exercise this right, otherwise you cannot. Clear? अगर हम ध्यान से देखें, अपील का जो राइट है विक्टिम का, वो अक्यूटल के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है, और यही राइट सेम किसके पास दिया हुआ है? स्टेट के पास भी दिया हुआ है। दैट मीन्स अगेंस्ट, लेट्स सपोज करो अगर ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल की जजमेंट दी है, trial court has given the judgment of acquittal, then obviously the state can go under which section? 378. अगर हम acquittal की बात कर रहे हैं, victim भी जा सकता है 372 के प्रोवाइजो में, जो कि 2009 में ऐड हुआ है। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो स्टैट्यूटरी राइट है दोनों को दे दिया, एक्विटल के अगेंस्ट स्टेट को भी दे दिया और विक्टिम को भी दे दिया अगेंस्ट एक्विटल। अब जो ये एक्विटल का राइट है विच इज गिवन टू द स्टेट और विच इज गिवन टू द विक्टिम, बोथ कैन गो। क्या इन दोनों का राइट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर है और दे कैन एक्सरसाइज देयर राइट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है इस पे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जो विक्टिम का राइट है और जो स्टेट का राइट है, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, नॉट डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर। दैट मीन्स कैसे? लेट्स सपोज करो अगर हम विक्टिम के राइट की बात करते हैं अपील की, अगर विक्टिम ने अपील फाइल करनी है तो किसके अगेंस्ट कर सकता है? इनएडिक्वेट कंपनसेशन के अगेंस्ट कर सकता है। विक्टिम कह रहा है जो मेरे को कंपनसेशन मिली है मैं उससे खुश नहीं हूं, मेरे को और ज्यादा कंपनसेशन मिलना चाहिए फॉर माई रिहेबिलिटेशन। क्लियर है? अगर स्टेट चाहे तो स्टेट क्या इनएडिक्वेट कंपनसेशन के लिए अपील फाइल कर सकता है? आंसर इज नो, स्टेट के पास कोई राइट ही नहीं है। लेट्स सपोज कर लो अगर मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं अपील फाइल कर सकते हैं लेसर सेंटेंस की, सॉरी फॉर एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस। जब ट्रायल कोर्ट ने लेसर सेंटेंस दी है, जब ट्रायल कोर्ट ने क्या दी है? लेसर सेंटेंस दी है, तो स्टेट उस सेंटेंस को बढ़ाने के लिए कहाँ जा सकता है? अपीलेट कोर्ट जा सकता है और अपील फाइल कर सकता है। क्या विक्टिम एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस की विक्टिम क्या अपील फाइल कर सकता है? नो अपील। और इसकी अभी जजमेंट आई है 2 दिन पहले। सो दैट मीन्स अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं, कुछ ग्राउंड स्टेट के पास दिए हुए हैं और कुछ ग्राउंड विक्टिम के पास दिए हुए हैं, जिस पे विक्टिम अपील फाइल कर सकता है शायद स्टेट ना कर पाए, और जिस ग्राउंड्स के ऊपर स्टेट फाइल कर सकता है अपील शायद विक्टिम ना कर पाए। तो मुझे बताइए इन दोनों के राइट्स क्या सेम है कि अलग अलग हैं? इसका मतलब ये है, अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो इन दोनों के जो राइट्स हैं वो अलग अलग हैं, इन दोनों के राइट्स सेम नहीं है। दैट मीन्स देयर राइट्स टू फाइल एन अपील इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इट इज नॉट सिमिलर, it is not depending upon each other. क्लियर है? समझ आ गया? चलें आगे। क्लियर? इस चीज़ को नोट कर लो। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन में पहुंचे जब हमने देखा कि ये जो पॉइंट है, एक्विटल के लिए स्टेट भी जा सकती है और विक्टिम भी अपील फाइल कर सकते हैं इस एक्विटल के अगेंस्ट। तो हमारे दिमाग में आया कि इन दोनों को एक साथ जाना पड़ेगा कि अलग अलग जा सकते हैं, और इनके अलग अलग राइट्स हैं, इनके अलग अलग राइट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। और ऐसा कैसे कंक्लूजन पहुंचे, हमने ये एनालाइज किए चीज़ें। कुछ चीज़ें हैं जो विक्टिम कर सकता है, कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट कर सकता है। दोनों के जो ग्राउंड्स हैं वो क्या हैं? अलग अलग हैं। क्लियर? इस चीज़ को नोट कर लो, फिर और चीज़ें इसमें देखते हैं कि और कैसे है और इसका मतलब क्या है। फटाफट से इस चीज़ को नोट करिए प्लीज़।
कर लिया। ध्यान दीजिएगा प्लीज, जो स्टेट का राइट दिया हुआ है अपील के अगेंस्ट इक्विटल फाइल करने का, वो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? दैट इज सेक्शन 378। जो विक्टिम का राइट दिया हुआ है इक्विटल के अगेंस्ट अपील फाइल करने का, दैट इज 372 प्रोवाइजो। अगर आप 372 प्रोवाइजो देखते हो तो उसमें सिंपली क्या दिए हुए हैं? ग्राउंड्स दिए हुए हैं और दिया हुआ है कोर्ट कौन सा होगा। दैट मीन्स सेक्शन 372 प्रोवाइजो को अगर हम डिवाइड करें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? ग्राउंड्स ऑफ फाइलिंग एन अपील, और उसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है एंड, उसके बाद लिखा हुआ है कौन सा कोर्ट होगा जहां पे हम ये अपील फाइल कर सकते हैं। सो प्रोवाइजो दो चीजें बता रहा है, कोर्ट बता रहा है एक तो कौन सा कोर्ट होगा, और दूसरा क्या बता रहा है कि कौन से आपके पास ग्राउंड्स है, किन किन ग्राउंड्स पे आप फाइल कर सकते हो अपील को। अगर हम वो कोर्ट की बात करें तो वो कोर्ट सेम है जहां पे एक्यूज जा सकता है अगेंस्ट कन्विक्शन। कहते अगर कन्विक्शन आती तो एक्यूज दिस कोर्ट में जाता, अब इक्विटल आया है तो इक्विटल के अगेंस्ट हम उसी कोर्ट में जाएंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमने बैलेंस करने की बात करी है राइट्स एक्यूज के और विक्टिम के। हमने क्या बोल दिया? कन्विक्शन के अगेंस्ट कौन जाता है? एक्यूज जाता है। जिस कोर्ट में एक्यूज जाता, अब इक्विटल के अगेंस्ट हम उसी कोर्ट में जा सकते हैं। प्रॉपर क्या कर दिया हमने? बैलेंस कर दिया बिटवीन द राइट्स ऑफ द एक्यूज एंड बिटवीन द राइट्स ऑफ द विक्टिम। अगर हम 378 देखते हैं जहां पे स्टेट का राइट है टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द इक्विटल, तो 378 के क्लॉज 1A है और क्लॉज 1B है। ध्यान समझते रहना इसको प्लीज। 378 क्लॉज 1 सब क्लॉज A में JMIC की कोर्ट ने ट्रायल कराए। जो ऑफेंस था वो कौन सा था? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। इस जजमेंट के अगेंस्ट हम कोर्ट ऑफ सेशन जा सकते हैं अपील फाइल करने के लिए, और अपील फाइल करने के लिए कौन अप्रूवल दे रहे हैं? DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। दैट मीन्स को बोल सकते हैं स्टेट। विक्टिम तो नहीं जा रहा, DM की मर्जी होगी तो वो कहीं ना कहीं अप्रूवल देगा, ठीक है जाके क्या कर दो अपील फाइल कर दो, अदरवाइज नहीं जा सकते आप। कौन से ऑफेंस के अगेंस्ट क्या आई है जजमेंट आई है? वो कौन सा था? कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल। अगर 1B के बारे में बात करते हैं तो रिमेनिंग ऑफेंसेस कौन कौन से? लेट्स सपोज कर लो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात करें तो नॉन कॉग्निजेबल प्लस बेलेबल, और अगर हम और ऑफेंसेस की बात करते हैं दैट मीन्स ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। ये दोनों ऑफेंसेस बच गए। इन दोनों ऑफेंसेस के अगेंस्ट हमने क्या कर दिया? अपील फाइल करनी है, और इसकी अप्रूवल कौन दे रहा है? स्टेट। इधर जो हम अपील फाइल कर रहे हैं कहां पे कर रहे हैं? कोर्ट ऑफ सेशन में कर रहे हैं अपील फाइल। इधर जो अपील फाइल कर रहे हैं वो कहां पे कर रहे हैं? हाई कोर्ट में। पहले इस चीज को ऑब्जर्व करो ध्यान से। फर्स्ट क्लॉज में जो सब क्लॉज A है उसमें जो अपील फाइल हो रही है वो कोर्ट ऑफ सेशन में हो रही है। जो क्लॉज B है उसमें जो अपील फाइल हो रही है वो कहां पे हो रही है? सीधा हाई कोर्ट में हो रही है। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जजमेंट आई है और उसके अगेंस्ट हम कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं जा रहे अपील फाइल करने के लिए, हम डायरेक्टली इस जजमेंट के अगेंस्ट कहां पे जा रहे हैं? हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन की जजमेंट के अगेंस्ट ऑब्वियसली हम कहां पे जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। जनरली होता क्या है, हम हायरार्की फॉलो करते हैं, और हायरार्की जब फॉलो करते हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बाद हम उसकी हायर कोर्ट में जाएंगे, और हायर जो कोर्ट है उसके
जो सुपीरियर जज है वो कौन है, कोर्ट ऑफ सेशन है। तो जनरली जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, अगर हम उसकी जजमेंट के अगेंस्ट अपील फाइल करेंगे, जनरली कहाँ पे जाना चाहिए, हमें कोर्ट ऑफ सेशन में जाना चाहिए। बट इस केस में हम डायरेक्टली कहाँ पे जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं। क्यों? हम इन ऑफेंसेस को अगर ध्यान से देखें तो ये ऑफेंसेस मुझे बताइए, क्या ये मोर सीरियस ऑफेंसेस है और लेस सीरियस ऑफेंसेस? ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। When we are talking about non-cognizable and bailable, that means we are talking about less serious offences, less grave offences. And कहीं ना कहीं इस less grave offences के against acquittal already आ चुकी है। एक तो less grave offense है, that does not affect the society as such। कहीं ना कहीं हम इसकी बात कर रहे हैं तो acquittal already आ चुका है। less grave offense है, obviously acquittal भी आ चुका है। That means पहले तो accused के साथ क्या होती है, presumption होती है, presumed to be innocent। अब क्या वो जो प्रिजम्पशन है वो रीअफर्म हो चुकी है, बिकॉज जजमेंट भी आ चुकी है एक्विटल की? आंसर इज यस। अब कहते हैं एक्यूज ने इस लेस ग्रेव ऑफेंस के लिए, लेस सीरियस ऑफेंस के लिए ऑलरेडी एक ट्रायल फेस कर लिया। अगेन अगर हम उसको अपील के चक्कर में डाल देंगे तो कहीं ना कहीं इट इज अनजस्टिफाइड टू द एक्यूज्ड और नॉट, बिकॉज अगेन ही हैज टू फाइल द, अगेन ही हैज टू फेस द कोर्ट। He has already got the acquittal in the less serious offense and again he has to face the court. अगर मैं कोर्ट ऑफ सेशन की बात कर रहा हूँ, ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन इज मोर सीनियर जज और नॉट। अगर एक सीनियर जज ने क्या दे दिया है, एक्विटल, सीरियस जज ही है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से बात करते हैं, जो कोर्ट ऑफ सेशन है, ही इज वेरी मच सीनियर टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एंड उस सीनियर जज ने क्या दे दिया, एक्विटल दे दिया। हमने बोल दिया अगर इन दोनों के अगेंस्ट क्या आई है, एक जजमेंट आई है, इन दोनों केसेस में एक जजमेंट आई है, तो हम डायरेक्टली अपील कहाँ पे फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। और हाई कोर्ट में जब अपील फाइल करेंगे, क्या लिखा हुआ है, हाई कोर्ट से पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल। इस केस में फर्स्ट वी हैव टू टेक, first we have to take the approval of the High Court, that means leave of the court। that means permission of the High Court। अगर हाई कोर्ट परमिट कर देगा तो वो अपील एडमिट हो जाएगी, अदरवाइज वो अपील एडमिट ही नहीं होगी। अगर मैं क्लॉज 1 के ऊपर जाता हूं, इधर सब क्लॉज ए के ऊपर, इधर क्या अप्रूवल की जरूरत है, नो अप्रूवल, नो नीड ऑफ अप्रूवल। डायरेक्टली आप जा सकते हो, अगर डीएम ने बोल दिया तो पीपी चले जाएगा और डायरेक्टली क्या कर देगा, कोर्ट ऑफ सेशन के पास अपील फाइल कर देगा। बट अगर हमने हाई कोर्ट में जाना है, इन दोनों केसेस में हम हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में अगर जाना है तो हाई कोर्ट पहले क्या देगा, अपनी परमिशन देगा। अगर हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी तो ठीक, अदरवाइज नहीं। That means these two things is subject to the permission of the High Court। और रीजन क्या है, रीजन यही है कि एक तो लेस सीरियस ऑफेंस में क्या आ चुका है, ऑलरेडी एक्विटल आ चुका है, और एक सीनियर जज ने ऑलरेडी क्या दे दिया, आपको एक्विटल दे दिया। सो जनरली हम एक्यूज्ड को दोबारा जो उसकी एक्विटल है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट। अगेन वी आर थिंकिंग व्हाट, राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड। in the less serious offense or in the case of the more senior judge, उसकी जो एक्विटल है, उसकी जो इनोसेंस है वो क्या हो चुकी है, अफर्म हो चुकी है। that innocence will not be disturbed as such, that acquittal will not be disturbed as such। you have to take the permission of the high court। if the high court can give the permission then it is fine, otherwise your appeal will not be admitted। क्लियर है? अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहा हूं तो स्टेट को क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने यही एक इशू था। अगर हम ये एक्विटल की बात करें, ये राइट की बात कर रहे हैं अगेंस्ट एक्विटल, ये राइट की बात कर रहे हैं अगेंस्ट एक्विटल टू फाइल एन अपील,
तो जो विक्टिम को राइट दिया हुआ है 372 प्रोवाइजो में, क्या विक्टिम को भी अगर एक्विटल के अगेंस्ट अपील फाइल हो रही है, क्या विक्टिम को भी ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? क्या विक्टिम को भी परमिशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट पे कि विक्टिम कैन विदाउट एनी परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट कैन डायरेक्टली फाइल द अपील? सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिंस द राइट ऑफ द विक्टिम इज व्हाट? इंडिपेंडेंट टू द स्टेट, दे आर नॉट डिपेंडेंट टू ईच अदर। दैट इज व्हाई सेक्शन 378 का जो ये प्रोसीजर है टू टेक द परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल अपॉन द विक्टिम। विक्टिम कैन स्ट्रेट अवे गो टू द हाई कोर्ट एंड फाइल एन अपील, नो नीड टू टेक परमिशन। ये जो जजमेंट है सारी की सारी मैं लिखवाऊंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बारी कंसेप्ट समझा रहा हूँ। इस चीज़ को प्लीज़ एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने अभी किस कंक्लूजन में पहुंचे थे कि भाई जो स्टेट का राइट है और जो अपील फाइल करने का विक्टिम का राइट है, ये दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट राइट्स हैं, अलग अलग हैं, डिपेंडेंट नहीं है। दैट मीन्स जो स्टेट को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा 378 का, क्या वही प्रोसीजर विक्टिम को फॉलो करना पड़ेगा? आंसर इज नो। विक्टिम को वो प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। विक्टिम का जो राइट है टू फाइल एन अपील, दैट मीन्स वी हैव पुट ऑन the higher pedestal. We have given more importance to the right of the victim. Victim need not to take the permission if the victim is not satisfied with the judgment of the trial court. इसका मतलब यही निकला ना कि हमने विक्टिम के राइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। विक्टिम को कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। विक्टिम कहीं ना कहीं क्या कर सकता है? डायरेक्टली कैन गो टू द हाई कोर्ट टू फाइल एन अपील। बट स्टेट ने अगर ये अपील फाइल करनी है सेक्शन 378 में, तो स्टेट ने अगर ये अपील फाइल करनी है इन दोनों केसेस में हाई कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं स्टेट को क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। रीजंस क्या है परमिशन लेने की? हमने एक्यूज के राइट को कहीं ना कहीं क्या करा? मोर इंपॉर्टेंस दी। बट इधर हमने विक्टिम के राइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। अगर विक्टिम अपील फाइल करना चाहता है, ही कैन डायरेक्टली गो, नो नीड टू टेक द परमिशन। कहीं ना कहीं एक्यूज भी तो डायरेक्टली जाता है जब कन्विक्शन आती है उसके अगेंस्ट। एक्यूज को क्या कोई परमिशन की जरूरत होती है? नहीं होती। इसी तरह से विक्टिम को भी जो भी उसके पास ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, अगर उसके अगेंस्ट उसने अपील फाइल करनी है, तो ही कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट, नो नीड टू टेक द परमिशन। वी आर डूइंग व्हाट? वी आर बैलेंसिंग द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम। द इंपॉर्टेंस वी हैव गिवन टू द राइट ऑफ द एक्यूज्ड, इक्वल इंपॉर्टेंस वी हैव गिवन टू द राइट ऑफ द विक्टिम। क्लियर? इस चीज़ को प्लीज़ एक बारी ध्यान से नोट कर लेना और ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? ध्यान दीजिएगा प्लीज। एक बात तो क्लियर हो गई भाई, विक्टिम डायरेक्टली जा सकता है अपीलेट कोर्ट, उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। विक्टिम नीड नॉट टू फॉलो द प्रोसीजर which is given in the section 378. We are doing what? We are doing the balancing of rights between the accused and the victim. Clear? एक और चीज़ देखिए ध्यान से। Let's suppose कर लो जो ऑफेंस हुआ है that is in the year of 2006. ट्रायल चल रहा है।
क्लियर? जो जजमेंट आई है एक्विटल की, दैट इज इन द ईयर ऑफ 2010. जो ऑफेंस हुआ उसकी डेट क्या है? 2006. और जो जजमेंट आई है एक्विटल की वो है 2010. जो विक्टिम के पास राइट टू फाइल एन अपील आया वो कब आया? 31/12/2009. दैट मीन्स 31 दिसंबर 2009. इस राइट को आप एक्सरसाइज करने के लिए डेट ऑफ ऑफेंस देखोगे कि डेट ऑफ जजमेंट, क्योंकि ये जो राइट है ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है. दैट मीन्स नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. जब जिस दिन से ये आपके पास राइट है उसी दिन से आप क्या कर सकते हो? ये अपील फाइल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. बिकॉज ये स्टैट्यूटरी राइट है, अगर स्टैट्यूट में दिया होगा तभी हम ये अपील का राइट फाइल करेंगे. दैट मीन्स बिफोर 2009 तो अपील का राइट ही नहीं था, स्टैट्यूट में दिया ही नहीं हुआ था. ऐड कब हुआ है? 2009 में हुआ है. तो दैट मीन्स बिफोर 2009 आपके पास अपील का राइट नहीं था, आप रिवीजन फाइल करते थे एज वी हैव डिस्कस्ड. दैट मीन्स ये अपील आप कब फाइल कर सकते हो? जब आपके पास ये अपील का राइट आया. और कब आया? 2009 में आया. और इसका जो इफेक्ट है कैसा है? प्रोस्पेक्टिव है. 2009 के बाद ही आपके पास वो अपील का राइट है, तभी अपील फाइल कर सकते हो आप. बट वो अपील जब आपने फाइल करनी है तो आपने कंसीडर क्या करना है? क्या आपने डेट ऑफ ऑफेंस देखनी है कि डेट ऑफ जजमेंट? ध्यान दीजिएगा प्लीज. अगर डेट ऑफ ऑफेंस देख रहे हो वो तो 2006 में हुआ है. अगर डेट ऑफ जजमेंट देख रहे हो जो एक्विटल है वो है 2010 में. अगर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है तो ये डेट के अकॉर्डिंगली तो अपील फाइल कर सकते हो. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो इसका हो ही नहीं सकता. दैट मीन्स अगर ऑफेंस की डेट लेते हो तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते. मुझे बताइए, जब आप अपील फाइल करते हो तो आप किस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो? दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि आपका कॉज ऑफ एक्शन किस के कारण राइज हुआ. इस जजमेंट से, इस इक्विटल से सेटिस्फाई नहीं हो आप. सो आपने जो ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखना है इसका, उसके लिए क्या आप डेट ऑफ अपील देखोगे कि डेट ऑफ ऑफेंस? यू विल कंसीडर द डेट ऑफ, सॉरी, आप डेट ऑफ जजमेंट देखोगे, डेट ऑफ ऑफेंस? यू विल कंसीडर द डेट ऑफ जजमेंट. अगर ये जजमेंट आई है 2009 के बाद तो ऑब्वियसली यू हैव द राइट टू फाइल एन अपील. लेट्स सपोज को लो, अगर मैं कहता हूं जो जजमेंट आई है एक्विटल की, दैट इज इन द ईयर ऑफ 2008, क्या इस एक्विटल के अगेंस्ट विक्टिम के पास राइट है अपील फाइल करने का? आंसर इज नो. विक्टिम के पास कोई भी राइट नहीं है, बिकॉज विक्टिम का राइट कब आया है? 2009 में. इस एक्विटल के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन अपील फाइल कर सकता है? स्टेट. कौन से सेक्शन में? 378 में. सो दैट मीन्स जो विक्टिम है उसके पास अपील फाइल करने का राइट आया है, तो उस अपील फाइल करने की जो राइट की डेट है वो क्या है? 31/12/2009. प्रोस्पेक्टिव राइट है, इसके बाद ही आपके पास राइट आया है, तो इसके लिए क्या अपील फाइल करने का राइट है कि नहीं है? इसके लिए कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है? द डेट ऑफ ऑफेंस और द डेट ऑफ जजमेंट? डेट ऑफ जजमेंट. अगर डेट ऑफ जजमेंट इस डेट की बात की है, अपील फाइल कर सकता है विक्टिम. अगर डेट ऑफ जजमेंट इस डेट की बात पहले की है, दैट मीन लेट्स सपोज 2008, तो इसका क्योंकि अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, विक्टिम के पास राइट तो नहीं है, पर किसके पास राइट है? स्टेट के पास राइट है. क्लियर? सो इस चीज को भी नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जो इसका इफेक्ट देना है वो कौन सी डेट से देखना है और कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ ऑफेंस की डेट ऑफ जजमेंट. क्लियर? फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज.
क्लियर है? कोई डाउट? ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर हम विक्टिम की डेफिनेशन पढ़ें तो जो विक्टिम की डेफिनेशन है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2WA, ये भी कब ऐड हुई है? 2009 में। विक्टिम की डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ विक्टिम इंक्लूड है कि उसके एलाज भी इंक्लूड है? उसके एलाज भी इंक्लूड है। विक्टिम की डेफिनेशन में उसके एलआर भी इंक्लूड है, दैट मीन्स ए ने बी को शूट करा, बी की होगी डेथ। ए को मिल गया एक्विटल। अब एक्चुअली में बी तो अलाइव नहीं है, वो तो अपील फाइल नहीं कर सकता। क्या उसके बिहाफ पे उसके एलाज भी कर सकते हैं? आंसर इज यस। अब इसके अगेंस्ट अगर हमने अपील फाइल करनी है तो एलाज भी अपील फाइल कर सकते हैं, बिकॉज एलाज जो हैं वो सेक्शन 2WA में विक्टिम की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। सो अपने माइंड में ये चीज़ रखना कि इफ द विक्टिम इज नॉट अलाइव, इफ द विक्टिम इज नॉट अलाइव, देन ऑन द बिहाफ ऑफ द विक्टिम उसके जो एलाज हैं दे कैन ऑल्सो फाइल एन अपील, बिकॉज विक्टिम की डेफिनेशन हमने बहुत ब्रॉडली इंक्लूड करी है और वो उस इंक्लूजन में कहीं ना कहीं एलाज भी इंक्लूडेड है। सो विक्टिम का अलाइव होना ज़रूरी नहीं है। क्लियर? एक और बात देखना ध्यान से, लेट्स सपोज करो ए कहीं ना कहीं मिसचीफ का ऑफेंस किया, दैट मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। उसने बी की प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय कर दी और सी की प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय कर दी। लेट्स सपोज करो दोनों की गाड़ियां थी, ही डिस्ट्रॉयड द कार्स ऑफ बोथ बी एंड सी। इस मिसचीफ के ऑफेंस के लिए ए को एक्विटल मिल गया। अब इस केस में कितने विक्टिम है? एक की दो। क्या बी अपील फाइल कर सकता है? आंसर इज यस। क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही विक्टिम के पास अपील का राइट होगा? क्या इधर से भी अपील फाइल कर सकता है? आंसर इज यस। कहने का मतलब ये है, when we have given the right to the victim to file an appeal, and in the case of multiple victims, there may be chances that not a single appeal may be filed. It may be the case of multiple appeals. Obviously, हम इसमें इन दोनों अपील्स को कंबाइन कर सकते हैं टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कोर्ट, बट कहीं ना कहीं दोनों के पास राइट है और दोनों ही अपील फाइल कर सकते हैं। यस, आप ऑब्वियसली किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करोगे ना। अगर राइट मिलेगा तो दोनों को ही मिलेगा, इक्वल राइट मिलेगा। ये दोनों बातें प्लीज अपने माइंड में रखना। जब विक्टिम एक्चुअली में अलाइव नहीं है तो उसके एलाज भी अपील फाइल कर सकते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 or more victims, then in that case multiple appeals may be filed. क्लियर है? क्या पता ये वैसे ही कोर्ट प्रोसीडिंग से तंग आ गया हो, ये अपील ही ना फाइल करे, सिर्फ और सिर्फ एक विक्टिम जाए। दैट may be possible. क्लियर? समझ आ गया? इस चीज़ को प्लीज़ फटाफट से नोट कर लीजिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा प्लीज। जजमेंट्स के नाम लिख लीजिए जहां पे ये सारी बातें बोली गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है। दैट इज 2020 सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी जजमेंट है मल्लिकार्जुन कौटगली डेड।
Ruelas versus State of Karnataka. (2019) सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद एक और जजमेंट लिखिए, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन versus State of Delhi and another 2010 Supreme Court. उसके बाद एक और जजमेंट लिखिए, दैट इज टाटा स्टील वर्सेस आत्मा ट्यूब प्रोडक्ट्स लिमिटेड. That is 2014 Punjab and Haryana High Court full bench. So these are the judgments and they are very very important. इसमें जो लैंडमार्क जजमेंट है वो ये वाली है. दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट. क्लियर है? तो इसको प्लीज़ फटाफट से नोट कर लो. याद रख लेना, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, कई बार इसको पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बट याद रख लेना ये सीआरपीसी की प्रोविजंस नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 134 पर है, उसकी इंटरप्रिटेशन की गई है. सो पढ़ते हुए जजमेंट अगर आप पढ़ रहे हो, इन जजमेंट्स को वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव गिवन द होल कंसेप्ट. क्लियर? बट फिर भी अगर आपको जजमेंट नहीं पढ़नी है तो बहुत अच्छी बात है, बट इसमें कंफ्यूज ना होना, बिकॉज इट इज़ मेनली अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 134. और अगर हम मल्लिकार्जुन वाली बात करें, दैट इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट. पूरे का पूरा जो ये तीनों के राइट्स के बारे में बताया गया, स्पेशली द राइट ऑफ द विक्टिम एज कम्पेयर टू द राइट ऑफ द एक्यूज्ड इन द स्टेट. दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट. क्लियर? सो फटाफट से इस चीज़ को नोट कर लीजिए प्लीज़. क्लियर है? सो आज हमने कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स करी हैं, स्पेशली द रिसेंट वन which has talked about the right of the victim to file an appeal. And in order to learn about the right of the victim to file an appeal, we have gone through the various other rights of the victim. And now we have a full knowledge that what are the rights of the victim, how he will represent himself at the various stages in a criminal justice delivery system, and why it is important. Clear है? मैंने इन सारी जजमेंट्स का आपको क्रक्स दे दिया है. नो नीड टू रीड ऑल दीज जजमेंट्स, बट आपको मन करे तो फिर भी पढ़ लेना फॉर अदर वेरियस पॉइंट छोटे छोटे जो हैं. क्लियर? दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.